वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे इंडिया चाइना टेंशन ओवर द गलवान वैली और इसका बीजिंग ओलंपिक में क्या असर देखने को मिला है, क्या क्या स्टैटिक और करंट पॉइंट बन सकते हैं और किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय जो रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर से आपका ये यूपीएससी का टॉपिक भी लिंक होता है। तो सारे के सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा। 1962 से लेके 2022 तक की जो भी घटना यहाँ गलवान वैली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, उन सारे पॉइंट्स पे आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी शुरू होती है 1962 में। हम सभी जानते हैं 1962 में इंडिया चाइना का वॉर होता है और उस वॉर में भारत की हार होती है, जिसके बाद हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का ऊपर का रीजन है, ये जो पूरा रीजन है अक्षायशिन का, वो चाइना के द्वारा जो है वो ओवरटेक कर लिया जाता है। और वहां पर एक इमेजिनरी लाइन को हम ड्रॉ करते हैं जो कि एक बाउंड्री शो करती है इंडिया और चाइना के बीच की, जिसको हम LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ बेसिकली दो बाउंड्री दिखेंगी। यहाँ पर आपको दिखेगा LOC जो कि एकदम डिफाइन है, कि सबको पता है, भारत को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि ये LOC और ये बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की। सिमिलर यहाँ पर एक लाइन है जिसका नाम है LAC, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, जो चाइना और इंडिया के बीच की लाइन है, लेकिन ये बिल्कुल डिफाइन नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। चाइना कहता है कि मान लेते हैं, चाइना कहता है कि बाउंड्री ये है, तो इंडिया कहता है कि बाउंड्री ये है। तो दोनों की अपनी अपनी तरीके से बाउंड्री और बीच का जो जोन है वो बफर जोन माना जाता है। बीच का जो जोन है उसको हम क्या कहते हैं, बफर जोन कहते हैं। मतलब इंडिया ने क्लेम कर दी अपनी बाउंड्री, फिर चाइना ने क्लेम कर दी, और दोनों के बीच का जो बफर जोन है, मतलब डिस्प्यूटेड एरिया, वही माना जाता है। और यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे कि फेस ऑफ की कंडीशन यहाँ पर होती रहती है। दोनों आर्मीज यहाँ पे स्टैंड बाय पे खड़ी होती हैं। लेकिन एक खास बात है इन आर्मीज के बारे में, यहाँ पर आप LOC में देखते हैं कि सीज फायर होता है, बॉम्ब्स का यूज होता है, लेकिन आपने LAC में कभी ऐसा नहीं देखा होगा, क्योंकि LAC में जो भी आर्मी या ट्रूप होती है उनको अलाउड नहीं होता है कि वो वेपन्स का या फिर वॉर वेपन्स का जैसे कि बॉम्ब, राइफल, इन सब चीज़ों को वो यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कभी आपको गोलीबारी या सीज फायर की कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी LAC पे, जबकि LOC में ये सारी घटनाएं आपको आसानी से देखने को मिलेंगी। तो ये कहानी जैसे कि मैंने शुरू किया कि 1962 में होती है इंडिया चाइना वॉर के साथ। इंडिया चाइना के वॉर के समय क्या होता है, ये जो एरिया है ये कब्जा लिया जाता है चाइना के द्वारा, और यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है जिसको हम LAC कहते हैं। ऑफिशियल लाइन तो ये मैकमोहन लाइन है, इसको आपको याद रखना है, जो इंडिया और चाइना के बीच की ऑफिशियल बाउंड्री लाइन मानी जाती है। क्लियर। ये घटना होती है 21 नवंबर 1962 में। इसके बाद यहाँ पर अब दोनों टेरिटरी अपना अपना क्लेम जताती हैं LAC को डिजाइन करने के बाद। तो यहाँ पर इंडिया कहती है कि LAC जो है वो 3488 किलोमीटर लॉन्ग है, वहीं चाइना कहता है कि नहीं, ये केवल 2000 किलोमीटर का लंबाई का है। मतलब इसके बीच का जो एरिया है वो बफर जोन के अंदर आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें होती है। अगर हम इंडिया और चाइना के बीच के डिस्प्यूट्स को देखें तो तीन कैटेगरी में इन डिस्प्यूट को समझ सकते हैं। पहला है ईस्टर्न सेक्टर। तो ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ हमारी जो बाउंड्री है, अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाली यहाँ पर ये आपका ईस्टर्न सेक्टर कहलाता है। फिर उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में आपको जो देखने को मिलेगा डिस्प्यूटेड एरिया, वो मिडिल सेक्टर कहलाता है। और वेस्टर्न सेक्टर आपका लद्दाख का रीजन होता है, जिसमें आपको गलवान वैली देखने को मिलेगी, अक्षायसिन देखने को मिलेगा, हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेंगी और पेंगोंग लेक का रीजन देखने को मिलेगा। इन पॉइंट्स के बीच में लगातार जो है वो स्टैंड ऑफ की कंडीशन या दोनों आर्मी के बीच की डिस्प्यूटेड कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब थोड़ी सी बात हो रही है यहाँ पे गलवान वैली के बारे में, क्योंकि यहीं पर तो जून 2020 में आपको एक क्लैश देखने को मिला था इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज ट्रूप के बीच में। तो इस पूरे की पूरी कॉन्फ्लिक्ट में जो है हमारे कर्नल, यहाँ पर हमारे भारत को जो लीड कर रहे थे वो कर्नल संतोष बाबू थे, और वो शहीद हो जाते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, राइट। और साथ ही साथ भारत के 20 जवान, 20 सोल्जर्स भी जो है वो शहीद हो जाते हैं। और ऐसा क्लेम चाइना करता है कि चाइना के जो है वो 4 सोल्जर यहाँ पे शहीद हुए हैं। ऐसा क्लेम चाइना के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ये जो रीजन दिख रहा है आपको, यही गलवान वैली में जून 2020 में ये क्लैश देखने को मिला था। बेसिकली ये क्लैश जो है वो गलवान नदी पर हुआ था, और ये जो गलवान नदी आप यहाँ पे देखेंगे ये श्योक रिवर से जाके मिल जाती है। तो आप कह सकते हैं कि गलवान रिवर जो है वो श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है।
क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये जो गलवान रिवर है इसका 5 किलोमीटर का एरिया इंडियन टेरिटरी में आता है और रिमेनिंग 65 किलोमीटर लंबा जो एरिया है वो आपको चाइनीज टेरिटरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जैसे कि 1962 में जो वॉर हुई थी उसके बाद 1975 में भी दोनों आर्मीज आपस में आई थी, लेकिन उसके बाद हमने कुछ एग्रीमेंट साइन किए और वो एग्रीमेंट 1996 और 2005 में साइन किए गए थे कि कोई भी आर्मी जो है वो यूज नहीं करेगी यहाँ पे वॉर वेपन्स को, या फिर कोई भी गोली नहीं चलाएगी, बम नहीं चलाएगा। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे लड़ाइयाँ होती है तो हाथापाई होती है, हाथ से मार रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं, राइट ना, इस तरीके से कंडीशन यहाँ पे बनती है। लेकिन यहाँ पे बॉम्ब का या बंदूकों का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ नॉर्म्स है जो हमने एग्रीमेंट 1996 और 2005 में साइन किए थे। अब यहाँ पर ये क्लैश होता है और ये रिवर जो है वो काफ़ी, इसका पानी काफ़ी तेज है और माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो काफ़ी सारे सोल्जर्स इसमें बह गए और बहने के बाद वो शहीद हो गए। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हमको मिलती है। तो हमको याद यहाँ पे रखना है, हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से हमारी जो टीम को लीड कर रहे थे वो संतोष बाबू थे और संतोष बाबू के बारे में अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो अब यहाँ पे रीज़न क्या क्या हो सकते हैं गलवान वैली के टेंशन के, तो सभी लोग अपने अपने रीजंस देते हैं, ज़रा एक एक करके हम उन रीज़न पे चर्चा कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा मीन्स राइटिंग का क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है कि क्या रीजन है गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट के इंडिया और चाइना के बीच में। तो पहला जो रीजन बताया जाता है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, देखो 2018-19 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक यहाँ पे एक एनुअल रिपोर्ट पेश की थी कि हम यहाँ पर एक रोड का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं LAC के पास में। तो फेज 1 का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है और फेज 2 के कंस्ट्रक्शन में 32 रोड वहां पर बिल्ड की जा रही है और चाइना लगातार इस कंस्ट्रक्शन का अपोज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया ने रोड बना ली तो उसकी जो LAC पे पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी और चाइना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। आप देखेंगे ये पूरा आपको LAC का रीजन मिलेगा और LAC के पैरेलल आपको यहाँ पर एक ये रोड दिखेगी जो देखो लेह लद्दाख को इस तरीके से पूरा दौलत बेग ओल्डी तक जोड़ने का काम करती है। इसको दौलत बेग ओल्डी रोड के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 2 to 5 किलोमीटर लंबी ये रोड है जो काराकोरम पास, ये जो है वो कनेक्ट करती है लेह को काराकोरम पास से। तो लेह को काराकोरम पास से कनेक्ट करती है। आपको पता है सबसे ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे कोई पास है तो वो काराकोरम पास है और लद्दाख को चाइना के जिंजियांग प्रोविजन से सेपरेट करने का काम भी ये दौलत बेग ओल्डी रोड करती है। तो इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और ये जो रोड है वो देखो डिस्टेंस आप देख सकते हैं केवल 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है LAC से, मतलब LAC से इसका डिस्टेंस बहुत कम है। तो ये यहाँ पर एक लगातार अपोज का कारण बना हुआ था चाइनीज ट्रूप के द्वारा कि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन ना किया जाए। तो यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन एक एग्रेशन का कारण हो सकता है चाइनीज ट्रूप का, कुछ लोग ये भी मानते हैं। और बातें हम कर लेते हैं। दूसरा मानते हैं आर्टिकल 370 का हट जाना। जैसे कि आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि हम आर्टिकल 370 को हटाते हैं और जम्मू कश्मीर जो स्टेटस हुआ करता था उसको हम 2 टेरिटरी में डिवाइड करते हैं, एक जम्मू है और एक लद्दाख है। क्लियर, इस तरीके से अनाउंसमेंट की जाती है और 2 टेरिटरी क्रिएट हो जाती है, पहली जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा जो है वो लद्दाख रीजन होता है। अब ये लद्दाख का जो रीजन है वो बेसिकली चाइनीज टेरिटरी का भी हिस्सा है और इंडिया क्लेम करता है कि वो हमारा हिस्सा है। और जब ये पूरा का पूरा मुद्दा UN में पहुंचता है तो UN कहता है कि भारत का इंटरनल मैटर है, हमें इसमें कुछ भी नहीं बोलना है। तो चाइना का ये डिसीजन भी इस पे अपोज करता है कि लद्दाख टेरिटरी को आपने अपना हिस्सा कैसे बताया, वो तो हमारा हिस्सा है। तो उस पर भी एक एग्रेशन का कारण चाइनीज ट्रूप का हो सकता है। अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो पीपल लिबरल आर्मी है जिसको हम PLA के नाम से जानते हैं, जो कि चाइनीज ट्रूप है, वो इंसिस्ट कर रही थी कि एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो है वो LAC के पास पेट्रोलिंग के लिए बनाई जाए। लेकिन यहाँ पर इंडिया अपोज कर रहा था कि नहीं नहीं, ये पोस्ट यहाँ पर नहीं बनेगी। और फाइनली दोनों देशों के डिप्लोमेट्स आपस में मिलते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री आपस में मिलती है और कहा जाता है कि यहाँ पर इस तरीके से ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो है वो नहीं बनाया जाएगा। तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि यहाँ पर एग्रेशन का रीजन हो। दूसरी बात कर लेते हैं कोविड-19, क्योंकि सभी देशों का ऐसा मानना है कि कोविड-19 जो वायरस रिलीज हुआ है वो वुहान से रिलीज हुआ है। तो यहाँ पर भी सारे इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो चाइना पे है। और उसके बाद जब कोविड-19 पैंडेमिक हुआ तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी चाइना में देखे गए, तो बहुत सारे लोग जो है वो प्रोटेस्ट भी करने लगे थे। तो एक रीजन एग्रेशन का ये भी हो सकता है कि इंटरनल प्रेशर है कोविड-19 के कारण। और कोविड-19 का जो प्रेशर है, क्योंकि देखो सभी पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है 2020 में और यहाँ पर गलवान में ये फेस ऑफ की कंडीशन बनी हुई है। हो सकता है कि लोगों के मुद्दे ध्यान भटकाने की कोशिश चाइना कर रहा हो और उसका एक रीजन ये भी हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे हम कर लेते हैं हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी
सिक्योरिटी लॉ जो कि चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था, और इसके कारण भी इसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करने पड़े इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके बाद आपको मैंने तिब्बत के रीजन के बारे में पहले भी बताया था, जिसको ताइपे बोलते हैं, और चाइना इसको अपना हिस्सा मानता है, अपनी टेरिटरी मानता है वन नेशन पॉलिसी के अंतर्गत। लेकिन यूएसए आके कहता है कि हम ताइवान को तो इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं, हम नहीं मानते हैं कि वो चाइना का हिस्सा है। और इस तरीके से यूएसए जो है वो चाइना के वन नेशन पॉलिसी के को चैलेंज करता है। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड वॉर की कंडीशन भी यूएसए और चाइना के बीच में देखने को मिलती है। इकोनॉमिक क्राइसिस चाइना में आ जाता है, ये भी एक एग्रेशन का रीजन यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरीके से कई सारे एग्रेशन के रीजन हो सकते हैं। और इसके अलावा इंडिया का अलाइन बनाना यूएसए के साथ। तो देखिएगा क्वाड कंट्री, अगर मैं क्वाड कंट्रीज की बात करूं तो इस क्वाड कंट्री में आपको यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया देखने को मिलेगा, और ये चारों के चारों कंट्री एंटी चाइना है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर यूएसए आके कहता है कि हम G7 जो कंट्रीज का ग्रुप है ना, उसको हम वापस से बनाएंगे, और उसमें इंडिया को इंक्लूड करने की बात और चाइना को एक्सक्लूड करने की बात करता है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि चाइना का मानना है कि इंडिया जो है वो यूएसए को सपोर्ट करता है या यूएसए के साथ अलाइन में है। तो ये सारी चीजें जो है वो एग्रेशन का कारण हो सकती है, जिसके कारण गलवान वैली में आपको फेज ऑफ की कंडीशन देखने को मिली। आई होप आपको सारे रीजन तो एटलीस्ट समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ये हमारा अजम्पशन है कि हाँ ये चल रहा होगा। अब जब बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है तो किसी ना किसी दिन बॉम्ब फट जाता है, तो वैसा कुछ क्या यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब जो भी बातें यहाँ पे हुई, तो ये जून की घटना है, जून 2020 में, जब पेट्रोलिंग, देखो अलग अलग यहाँ पे पॉइंट मान लेती हैं, ये बाउंड्री है, और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं इंडिया का पेट्रोलिंग पॉइंट है, और यहाँ पे चाइना का पेट्रोलिंग पॉइंट है। तो यहाँ के जो ट्रूप्स हैं वो आते रहते हैं और पेट्रोलिंग करते रहते हैं अपने अपने पेट्रोलिंग पॉइंट पे, अपने अपने रीजन तक। ठीक है, तो जब इंडिया की पेट्रोलिंग टीम आती है तो वो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जो है, टेंट वगैरह बना लिए गए हैं गलवान वैली में, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। तो यहाँ पे गलवान वैली में इन टेंट्स को हटाने की बात की जाती है। तो दोनों देश यहाँ पे आपस में मिलते हैं, इनकी डिप्लोमेट्स मिलते हैं और कहते हैं कि इन टेंट को हटा दिया जाए। तो बिल्कुल इनके कंस्ट्रक्शन को यहाँ से हटाने की बात की जाती है। लेकिन फिर एक दिन वापस से जब पेट्रोलिंग होती है तो देखा जाता है कि अरे यार, यहाँ तो टेंट अभी भी बने हुए हैं, इलीगल तरीके से इन्होंने टेंट बना के रखे, इन्हें हटाया नहीं है। और वहीं से ये झड़प की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कर्नल संतोष बाबू हैं, उन्होंने ज्वाइन किया था मिलिट्री यूनिट गलवान वैली का, और उसके बाद स्टैंड ऑफ की कंडीशन चाइना में एलएसी के साथ देखने को मिली। और ये लीड कर रहे थे टीम को जब ये रिमूव किया जा रहा था इलीगल टेंट, जो कि चाइनीज फोर्सेस के द्वारा एलएसी में बनाया गया था। और उसी मुठभेड़ में इनकी डेथ हो जाती है, ये शहीद हो जाते हैं। और इनकी शहीद के बाद इन्होंने बेसिकली इंडियन आर्मी 2004 में ज्वाइन की थी, और जब ये शहीद हो जाते हैं तो इनको जो है वो भारत सरकार के द्वारा महावीर चक्र से सम्मानित भी किया जाता है। ठीक है, ये 16th बटालियन ऑफ बिहार रेजिमेंट से थे, लेकिन इनका जो प्लेस है वो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो महावीर चक्र से इनको सम्मानित भी किया गया। ये तो आपको रीजन समझ में आ गए गलवान वैली में क्या क्या हुआ। तो इंडिया ने क्लेम किया कि उसके 20 सोल्जर्स जो है वो शहीद हो गए, और चाइना क्लेम करता है कि उनके 4 सोल्जर्स जो है वो मारे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो आपने गोल्डी रोड देख ली है, ये एलएसी से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। ये आपको गलवान वैली दिख सकती है जहां पर ये डिस्प्यूट हुआ। इसके अलावा ये हॉट स्प्रिंग का जो रीजन है, यहाँ पर भी आपको क्राइसिस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पेंगोंग लेक, तो पेंगोंग लेक जो तीसरा रीजन है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ये तीनों के तीनों रीजन एलएसी पे है। ठीक है, ये तीनों के तीनों रीजन कहाँ है, एलएसी में है। लेकिन अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो गलवान वैली का अपने आप में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हाइट, अगर गलवान वैली पे ये अपना कंस्ट्रक्शन करता है या कब्जा करता है चाइना, तो उसको एक हाइट का फायदा होगा, क्योंकि जब भी युद्ध की कंडीशन होती है तो जो लोग भी हाइट पे होते हैं तो उनको उस युद्ध में, उस वॉर में हाइट का फायदा मिलता है। जबकि हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग लेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली है, लेकिन उनका इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट नहीं है जितना गलवान वैली का है, अगर हम वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब बात हो रही है पेंगोंग लेक के बारे में। वही लेक, आमिर खान की मूवी देखी 3 इडियट्स, वो लास्ट वाला सीन है जब करीना कपूर मिलने आती है, वो जो लेक किनारे शूटिंग हुआ है वो पेंगोंग लेक ही है। ठीक है, तो ये पेंगोंग लेक का रीजन है। अब पेंगोंग लेक में इस तरीके से जो किनारे निकले हुए हैं इनको फिंगर्स कहा जाता है। यहाँ पे आप नंबरिंग देख सकते हैं, फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक की नंबरिंग है। तो यहाँ पे इंडिया क्लेम करता है कि फिंगर 8 तक इंडिया की टेरिटरी है,
और चाइना कहता है कि नहीं नहीं, फिंगर 2 तक इंडिया की टेरिटरी है। तो बीच का ये जो पूरा एरिया होगा वो कैसा हो जाएगा, बफर जोन हो जाएगा, जहां पे हमेशा क्लैशेस चलते रहेंगे। तो ये वही रीजन है। आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा आपको पेंगोंग त्सो लेक यहाँ पर देखने को मिलेगी, काफी लंबी काफी बड़ी लेक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ, चाइना कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज ऑन द पेंगोंग लेक इन लद्दाख। तो यहाँ पे पेंगोंग लेक में कंस्ट्रक्शन का काम चाइना ने किया था और एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने का काम भी यहाँ पे किया था। तो एलएसी मोस्टली पासेस ऑन द लैंड, बट पेंगोंग लेक से जो है वो एलएसी गुजरती है। इसके कारण पेंगोंग लेक का एरिया भी आपको डिस्प्यूट का रीजन मिलता है। यहाँ पे इंडिया भी क्लेम करता है और चाइना भी यहाँ पर क्लेम करता है। लगभग 45 किलोमीटर लंबी ये लेक है। जो 45 किलोमीटर का जो एरिया है इस लेक का, वो इंडियन टेरिटरी में आता है और रिमेनिंग जो है वो चाइना के कंट्रोल में आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया क्लेम करता है कि फिंगर 8 तक उसका कंट्रोल है और फिजिकली फिंगर 4 तक उसका कंट्रोल है, लेकिन चाइना क्लेम करता है कि नहीं, केवल फिंगर 2 तक जो है वो इंडिया का कंट्रोल है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये सारा कार्यक्रम देखने मिलेगा। इसके अलावा फिंगर 4 जो एरिया था वहां पर आपको बता दूं मैं, तो यहाँ पे परमानेंट कंस्ट्रक्शन जो है वो चाइना के द्वारा किया गया था, जिसको हटा दिया है, डिसमेंटल कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर। तो 1999 से ये जो पेंगोंग लेक है वो टूरिस्ट के लिए क्लोज कर दी गई है और जब भी यहाँ पे जाना होता है तो इनर लाइट परमिट की जरूरत होती है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेक के द्वारा ये इनर लाइट परमिट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी एक रीजन था। तो ये सब कहानी चल रही थी। अब चाइना यहाँ पे लगातार बोला जा रहा था कि चाइना गलत कोट कर रहा है, गलत रिपोर्ट बना रहा है कि केवल और केवल 4 यहाँ पे सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं चाइना के, क्योंकि इंडिया का कहना था कि हमारे आर्मी के द्वारा काफी अच्छा डिफेंस किया गया और काफी सारे जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वहां पे मारे गए, लेकिन चाइना क्लेम करता है कि नहीं, केवल 4 ही मारे गए थे। तो ऐसी बातें लगातार चल रही थी, क्योंकि अगर यहाँ पे ज्यादा सोल्जर्स वो डिस्क्लोज करता तो हो सकता है कि चाइना के लोग तो वैसे भी गुस्से में है तो और ज्यादा प्रोटेस्ट वहां पे उठ जाता। तो हो सकता है इसलिए इन्होंने अपनी बातों को छुपाया हो। लेकिन ज्यादा दिनों तक बातें छुपती नहीं है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एक जनरल है जिसका एक न्यूज़पेपर है क्लेक्सॉन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया है। एक मतलब इन्वेस्टिगेशन न्यूज़पेपर आप इसे मान सकते हैं। इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और कहा कि जो कि चाइना ने हमें बताया कि गलवान में केवल 4 लोग ही उनके मारे गए हैं, इनकी संख्या कहीं ज्यादा है, 9 टाइम्स ज्यादा है। लगभग 42 चाइनीज सोल्जर्स जो है वो यहाँ पर शहीद हुए थे, ऐसा इस ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर के द्वारा कोट किया गया और इस पूरे रिपोर्टिंग को गलवान डिकोडिंग का नाम भी दिया गया है। तो ये एक बात ये भी सामने आती है। चलो ये सब चीजें तो चल ही रही थी, फिर आ जाता है नया साल, मतलब 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी 2022 का दिन होता है। उसकी शाम को चाइना क्या करता है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारा ट्विटर होता है, राइट, आजकल ट्वीट का बड़ा ही जमाना चल रहा है, वैसे ही यहाँ पे चाइना में एक ट्वीटिंग ऐप कह सकते हैं जिसका नाम है ब्यूबो। तो उनके यूजर के द्वारा भी ये क्लेम किया गया था कि चाइना की आर्मी ने इनलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था बफर जोन में अप्रैल 2022 में, ऐसा चाइना के इस यूजर के द्वारा यहाँ पे क्लेम किया गया। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पीएलए के काफी सारे जो मेंबर है गलवान नदी के साथ बह के उनकी डेथ हो गई। 4 सोल्जर्स नहीं, कई ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। और आपको पता है ये ट्वीट करने के बाद जो है वो 3 ब्लॉगर जो है वो चाइना से लापता है। इसके अलावा एक और कंडीशन आपने देखी होगी, चाइना ने रिसेंटली एक और काम किया था कि हमारा एक पर्सन अरुणाचल प्रदेश से गलती से चाइना के बॉर्डर में एंटर कर लिया था, उसको कब्जे में रखा, उसको काफी टॉर्चर किया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। तो ये भी एक रीजन यहाँ पर देखा गया है। चलिए, अब 1 जनवरी का दिन आता है। तो 1 जनवरी को आप देखेंगे गलवान वैली में जो है वो चाइनीज फ्लैग यहाँ पर होस्ट किया जाता है 1 जनवरी की इवनिंग को। और यहाँ पर एक स्टोन दिख रहा है और उस स्टोन पे लिखा जाता है कि 1 इंच टुकड़ा भी हम नहीं देंगे। इस स्टोन पे ऐसा लिखा हुआ है चाइनीज लैंग्वेज में कि 1 इंच टुकड़ा भी हम नहीं देंगे। और चाइनीज फ्लैग को यहाँ पर होस्ट किया जाता है चाइनीज ट्रूप के द्वारा। और क्या कहा जाता है कि हमारा जो ट्विटर अकाउंट है, मतलब यूवो अकाउंट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको रिट्वीट करना है, रिपोस्ट करना है। और जितना ज्यादा आप रिपोस्ट करेंगे और उनमें से हम 10% को लकी विजेताओं को चुनेंगे और गलवान वैली का स्टोन हम उनको प्रेजेंट के रूप में देंगे। तो ये तो क्या बात हो गई, मतलब अगर जैसे कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच की एलओसी और वो कहने लगे कि जो इसको रिट्वीट करेगा या ऐसा है तो हम क्या वहाँ के पीओके के पत्थर सबको डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे। ऐसे ही कंडीशन यहाँ पे देखी गई कि गलवान वैली में कहा गया
कि जब आप इस पत्थर को रिट्वीट करेंगे तो आपको प्रेजेंस के रूप में ये स्टोन प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि शायद नेशनलिज्म की भावना या राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया जा सके। तो ये स्टैंड भी लिया गया। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि बीजिंग ओलंपिक शुरू होने थे, 4 फेब से 20 फेब तक जो है वो विंटर ओलंपिक्स चलने हैं, जो कि 24 नंबर के विंटर ओलंपिक्स हैं। इसके पहले 2008 में भी समर ओलंपिक्स को होस्ट किया गया है बीजिंग के द्वारा। और अभी विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स दोनों के दोनों ही कहाँ होने हैं? बीजिंग में होने हैं। तो बीजिंग में ओलंपिक्स होने हैं। तो ओलंपिक्स अब एक खेल है और खेल को तो हमें खेल की भावना से खेलना चाहिए। और जब हमेशा जो टॉर्च बेयरर होते हैं, जो मशाल वाहक होते हैं, तो जो बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं जिनका बहुत नाम होता है, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल पहले जीते हुए होते हैं, उनको ये सम्मान दिया जाता है कि आप ओलंपिक में टॉर्च बेयरर बनेंगे, मशाल वाहक बनेंगे। लेकिन यहाँ पे चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने यहाँ पे जो चाइनीज टीम को लीड कर रहे थे गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट में, जिनका नाम है QI फवाओ, ठीक है, ये जो कि कमांडर थे, ये काफी ज्यादा इंजर्ड हुए थे उस गलवान वैली फेस ऑफ में। तो इनको सम्मान देने के लिए क्या किया? बीजिंग में 2022 विंटर ओलंपिक में इनको टॉर्च बियरर बना दिया, इनको मशाल वाहक बना दिया। तो ये बात भी सही नहीं है। आप पॉलिटिक्स को या फिर मिलिट्रीज के जो ट्रूप्स वगैरह होते हैं उनको आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। ये खेल है, इसको खेल की तरह ही खेलना चाहिए। तो इस कार्यक्रम के बाद पहले यूएसए ने ट्वीट किया कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस कमांडर ने इंडिया पे गलवान वैली में सोल्जर्स को मारा, उसको आप सम्मान देने के लिए टॉर्च बियरर बना रहे हैं, आप पॉलिटिक्स का यूज अपने ओलंपिक्स में कर रहे हैं। तो उसके बाद इंडिया एक्शन में आता है और इंडिया कहता है कि जो चाइना के ये जो बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं, इनको हम बायकॉट करते हैं, हम इसको डिप्लोमेटिक बायकॉट करते हैं। हमारे कोई भी डिप्लोमेट जो है वो इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हाँ, हमारे एथलीट यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। ठीक है, प्रदीप रावत जी जो है वो चाइना के नए एम्बेसडर बनेंगे। अभी तक उनका नियुक्ति नहीं हुआ है, पर वही बनेंगे क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक बाइकॉट की बात कर दी जाती है इंडिया के द्वारा। इंडिया अनाउंस डिप्लोमेटिक बाइकॉट ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स ओवर गलवान रोड। उसके बाद इस अनाउंसमेंट के बाद प्रसार भारती के जो CEO है शशि शेखर वेम्पति, वो भी कहते हैं कि जो क्लोजिंग और ओपनिंग सेरेमनी होगी वो हम भारत में अपने दूरदर्शन पर टेलीकास्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सारे जो स्पोर्ट्स होंगे उनको हम टेलीकास्ट करेंगे। रीजन इज दैट कि भारत की तरफ से भी एक एथलीट, केवल और केवल एक एथलीट जो है विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी तो उसमें भारत ने वोट किया था कि बीजिंग में ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स होने चाहिए, लेकिन इसके बाद काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको इंडिया का देखने को मिला होगा। और उसके बाद जब गलवान वाली का इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद इंडिया ने भी फाइनली डिप्लोमेटिक बायकॉट कर दिया है। अब इंडिया के अलावा इंडिया जो है वो 17th नंबर की कंट्री बनी है इस बायकॉट करने के। इसके पहले यूएसए ने डिप्लोमेटिक बायकॉट किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो उइगर कम्युनिटी के मुस्लिम या माइनॉरिटीज हैं उनके साथ एट्रोसिटी हो रही थी, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था, ऐसा यूएसए का दावा है। और इसलिए यहाँ पे यूएसए ने भी पहले क्या किया था? डिप्लोमेटिक बायकॉट किया था। उसके बाद यूके, कनाडा, जापान, काफ़ी सारे जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा डिप्लोमेटिक बायकॉट किया गया है आपकी बीजिंग ओलंपिक्स को, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, लिथुआनिया, लातविया, कोसोवो, बेल्जियम, डेनमार्क ये सभी शामिल हैं। क्लियर है? इतनी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब लेकिन ओलंपिक्स तो होने हैं, तो ओलंपिक्स की शुरुआत होती है, लेकिन चाइना आंसर करता है कि हम देख लेंगे, मतलब एक तरीके से धमकी के स्वर बोल सकते हैं कि हम देखेंगे, इसका आपको पे करना पड़ेगा जिन भी कंट्रीज़ ने हमको डिप्लोमेटिक बायकॉट किया है। अब हो सकता है इसका असर आपको जो 2028 के ओलंपिक्स होंगे और अमेरिका में, या फिर 2032 के जो ओलंपिक्स होंगे ऑस्ट्रेलिया में, हो सकता है इस डिप्लोमेटिक बायकॉट का असर उन ओलंपिक्स में भी देखा जाए, क्योंकि 2024 के तो पेरिस फ्रांस में होने हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से ओलंपिक्स कब और कहां पर होने हैं। अब यहां पर ओलंपिक की जो सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी, उसमें पाकिस्तान के जो PM हैं इमरान खान शामिल हुए थे, जो कि काफ़ी सारा डिप्लोमेट यहाँ पे डायलॉग्स होने वाले हैं चाइना और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि यहाँ पे सैटेलाइट सेंटर बनाने की बात हो रही है इमरान खान के पाकिस्तान में। इसके अलावा $5 बिलियन का ग्रांट की बात भी यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी जो है वो यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुए थे, और दोनों के बीच में काफ़ी सारे, दोनों देशों के बीच में काफ़ी सारे यहाँ पे बातें हुई, क्योंकि यहाँ पे
चाइना जो है वो रशिया को सपोर्ट करता है यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है। तो रशिया ने भी कहा कि हम चाइना को सपोर्ट करते हैं और हम मानते हैं कि जो ताइवान है वो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है और चाइना की वन नेशन पॉलिसी को हम सपोर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दो सुपर पावर एक अलाइन में आपको आती हुई दिखती हैं, एक अलाइन बनाते हुई दिखती है, जो कि रशिया और चाइना है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ साथ जो हमारी 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उन सब के पर्सन्स भी आपको यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी में देखने को मिलेंगे। अब भारत की तरफ से जो एकमात्र एथलीट गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके हाथों में भारत का फ्लैग है, जिनका नाम है आरिफ खान, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे मैचेस तो शुरू हो चुके हैं। अब पहला मैच यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो पहला मैच यहाँ पर जो जीता है वो न्यूजीलैंड ने जीता है। तो बीजिंग 2022 न्यूजीलैंड के हाथों पहला गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता गया है। विन हिस्टोरिक फर्स्ट विनर ओलंपिक गोल्ड किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इनका नाम क्या है? जोई सैडोस्की। ठीक है, न्यूजीलैंड की है, इन्होंने विंटर ओलंपिक में पहला गोल्ड जीता है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद आप देखेंगे 5 फरवरी की घटना है 2022 की। तो तिब्बतियन जो हैं भारत में, उन्होंने बर्न किया है चाइनीज फ्लैग आउटसाइड द एम्बेसी इन दिल्ली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट विंटर ओलंपिक्स। तो विंटर ओलंपिक्स के प्रोटेस्ट में इन्होंने देखी यहाँ पे बर्न किया है चाइनीज फ्लैग को। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे चल रही हैं। चलिए, अब क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स? तो जो भी थीम रही होगी या मोटो, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब कुछ स्टैटिक पॉइंट्स आप लोगों के लिए हम ले लेते हैं कि पहले बार जो विंटर ओलंपिक गेम्स, क्योंकि पहले सिर्फ केवल समर ओलंपिक खेले जाते थे, फिर विंटर ओलंपिक की शुरुआत होती है और हर 4 साल में विंटर ओलंपिक्स भी समर ओलंपिक्स की तरह खेले जाने लगे हैं। तो पहली बार विंटर ओलंपिक्स 1924 में फ्रांस में खेले गए थे, लेकिन ये तो ऑफिशियली डिक्लेरेशन हुआ। लेकिन अगर हम 1908 के लंदन ओलंपिक्स की बात करते तो पहली बार स्केटिंग का इवेंट हुआ था। उसके अलावा एंड्रप का जो ओलंपिक हुआ था 1920 में, उसमें पहली बार आइस हॉकी खेली गई थी। लेकिन ऑफिशियली पहले जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे वो 1924 में फ्रांस में खेले गए थे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का पार्टिसिपेशन देखते हैं तो 1964 से इंडिया विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता आ रहा है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे। आई होप आपको पूरा का पूरा मुद्दा 1962 से 2022 तक का समझ में आया होगा। ये जो 2020 का गलवान का आपका कंडीशन है, वो पिछले 4 दशकों में इतनी बड़ी मुठभेड़ चाइना और इंडिया के बीच में पहली बार ही देखी गई है। सो ये पूरा न्यूज़ था जो कि मैंने आपको कवर किया। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग इस क्लास का वेबसाइट पे विजिट करके जो है PDF ले सकते हैं। और परचम की टीम ने आप लोगों के लिए जी एक कोर्स लॉन्च किया है, वो भी परचम की वेबसाइट पे, परचम की एप्लीकेशन पे विजिट करके आप उसे ले सकते हैं। टेक केयर।